हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वारी एनर्जीज़ की और इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं वारी रिन्यूएबल्स को डिस्कस करूंगा, उनका Q3 का कैसा रहा है और आगे का क्या फ्यूचर स्कोप है दोनों कंपनीज़ का। तो फिलहाल वारी ये वाली वीडियो पर्टिकुलरली वारी एनर्जीज़ पे फोकस्ड है। क्या करती है? पीवी मॉड्यूल्स बनाती है, सोलर मॉड्यूल्स, सोलर पैनल, जिनसे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आपको एक डिस्टिंक्शन देना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग, मुझे पता है आपने बहुत पहले भी वीडियोस देखा है मेरा, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी, जेंसॉल, ये सब सोलर ईपीसी का काम करते हैं। मींस किसी का क्लाइंट का ऑर्डर आया कि हमको सोलर प्लांट बैठाना है और उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवानी है, तो ये क्या करते हैं, किसी के लिए सोलर प्लांट बैठाएंगे। ये मॉड्यूल्स नहीं बनाते हैं। जेंसॉल की बात कर रहा हूँ, केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, अदानी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये मॉड्यूल्स वगैरह नहीं बनाती है। इनका काम है डेवलपर का, डेवलपिंग का, प्लांट्स को डेवलप करना, सोलर प्लांट्स को, विंड को, जो भी है। विंड में जिनसॉल तो नहीं है, लेकिन बाकी दो कंपनीज। लेकिन वारी एनर्जीज़ हो गई और प्रीमियर एनर्जीज़ हो गई, अदानी की भी हैं। तो ये क्या करती हैं, वो जो सोलर मॉड्यूल्स बनने हैं, जिन जो बेसिकली आपका इक्विपमेंट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी है, सनलाइट टकराएगी, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, तो वो प्रोसेस जो होना है वो सोलर मॉड्यूल्स के थ्रू होना है। तो ये कंपनी सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। एक बार अपन अपनी स्क्रीन पे भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा एग्जिस्टिंग क्या क्या बिजनेसेस हैं और कहाँ कहाँ पे एंटर करना चाहती है। तो सोलर पीवी मॉड्यूल तो एग्जिस्टिंग है, उसमें टॉपकॉन है, बाईफेशियल, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं। BIPV, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड इसको हम कहते हैं, और फ्लेक्सिबल। तो ये चारों अभी जिन टेक्नोलॉजी जो करंट टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी एनर्जीज़ के पास, वो ये सब है। बट आपको एक मैं हेड्स अप देना चाहूँगा कि सोलर की इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होता है। एआई में भी यही चीज़ चल रही है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। तो इवन दो उतना जल्दी भी नहीं होता जितना एआई में, तो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड बहुत तेज़ है टेक्नोलॉजी की चेंज होने की। लेकिन अभी हम हेट्रो जंक्शन वगैरह सोलर पे, इन सब टेक्नोलॉजीज़ पे आ गए हैं। चाइना में जो भी नई कैपेसिटीज़ बिल्ड हो रही हैं वो इन सब की नहीं हो रही हैं। टॉपकॉन, बाईफेशियल, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हो गई। अब और एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपका CUF बढ़ जाता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेम सोलर पैनल और मॉड्यूल को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है और आपको फिर ज़्यादा पैसा मिलेगा, बिकॉज एसेंशियली आपका जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, विच इज़ सन, वो तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। विंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, विच मीन्स जितना पैनल आपका ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उतनी ज़्यादा आप रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। बाकी सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी ये बनाती है। इन्वर्टर्स, सोलर किट। इन्वर्टर्स को अगर मैं डिस्कस करूँ हल्का सा, बिकॉज ये सब मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया, बट फॉर दिस वीडियो इन्वर्टर्स ज़रूरी है, बिकॉज ये इन्वर्टर्स में भी घुस रही है। 300 समथिंग करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट है। इन्वर्टर ज़रूरी इसीलिए हो जाता है बिकॉज सोलर पैनल्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो डीसी में करते हैं। एनी थिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो डीसी में ही होता है। बैटरीज में, फ़ोन की बैटरीज में ले लो, लैपटॉप में ले लो, या फिर आपकी कार की ईवी की बैटरीज आप ले लो। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर स्टोर्ड है तो वो डीसी में होता है। तो सोलर पैनल जो होते हैं वो डीसी में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बट सिंस हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ग्रिड तक भेजना है, एंड ग्रिड वर्क्स ऑन एसी, तो बीच में आपको इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। इन्वर्टर क्या करता है, बेसिकली आपके जो सोलर पैनल्स ने डीसी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, उसको वो एसी में कन्वर्ट करेगा। तो इन्वर्टर्स भी एक, आप कह सकते हैं, एक अगर सोलर प्लांट है तो वहाँ पे आपको एसेंशियली एक इन्वर्टर भी चाहिए। केबलिंग भी आपको बहुत सारी चाहिए, बिकॉज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पावर इवैक्यूएट करके लेके जाना है, आपको इन्वर्टर से सोलर पैनल्स कनेक्ट करने हैं, तो वहाँ पे केबलिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। और अब धीरे धीरे जो कंट्री है वो इस तरफ जा रही है कि अगर आपका फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा कोई आपका सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्लांट है, तो आपका एटलीस्ट 10% वहाँ पे कोई एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। कोई भी हो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो, पम्प्ड हाइड्रो हो, या फिर CO2 बैटरी टेक, जैसे मैंने त्रिवेणी टर्बाइंस के केस में बात करी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। तो आपका एनर्जी स्टोरेज होना चाहिए ताकि ग्रिड की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, बिकॉज सोलर और विंड आपके इंटरमिटेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। कभी एनर्जी एक्सेसिव क्रिएट होती है जो ग्रिड को नहीं चाहिए, कभी बहुत कम क्रिएट होती है और इसमें ग्रिड को एनर्जी कम पड़ जाती है। तो दो एकदम उल्टे केसेस हो जाते हैं, और सुबह और रात में इतना डिफरेंस आ जाता है। दिन में आपका, लेट्स सपोज विंड बहुत तेज़ चल रही है, सोलर से बहुत अच्छी धूप आ रही है, तो आपकी एक्सेस एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी फिर आप एनर्जी स्टोरेज, कोई भी टेक्नोलॉजी है एनर्जी स्टोरेज की, आप वो एक्सेसिव एनर्जी स्टोर करते हैं। और जब ग्रिड को रात को ज़रूरत है या किसी भी टाइम पे भी, जब धूप नहीं आई है अच्छी, तो वो एनर्जी आप फिर वहाँ सप्लाई करते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि राउंड द क्लॉक सप्लाई आप
मेंटेन करके चल रहे हैं, आरटीसी सप्लाई जिससे हम बात करते हैं। तो इन्वर्टर्स इसीलिए काम आते हैं। बाकी ईपीसी एंड ओईएम आपको दिख रहा होगा, ग्राउंड माउंटेड रूफटॉप फ्लोटिंग सोलर, ये सब काम करती है, ये वारी एनर्जीज नहीं करती है ईपीसी का काम। टिपिकल ईपीसी का काम जो भी होता है इसका, वो होता है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ को लेके, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ करती है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस कर लूँगा। तो ईपीसी को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये कंपनी सिर्फ पैनल्स बनाती है। उन पैनल्स को अगर किसी क्लाइंट का ऑर्डर आया, लेट्स से जिंदल का ऑर्डर आया इनके पास कि एक्चुअल में जिंदल रिन्यूएबल का ऑर्डर भी आया 2 गीगावाट का, बैलेंस ऑफ सिस्टम वाला वो ऑर्डर है, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ, जिंदल का कोई भी, जिंदल स्टेनलेस का ऑर्डर आ गया कि हमको 500 मेगावाट का एक प्लांट चाहिए। अब वो आएगा ईपीसी का काम में, वो वारी रिन्यूएबल पे आएगा। फिर वारी रिन्यूएबल को वो वारी रिन्यूएबल, सिंस वारी रिन्यूएबल पीवी मॉड्यूल्स वगैरह नहीं बनाती है, वारी एनर्जीज बनाती है, कंफ्यूज मत करना। तो वारी रिन्यूएबल मोस्ट प्रोबेबली वारी एनर्जीज से पीवी मॉड्यूल्स वगैरह खरीदेगी और खुद ईपीसी का काम करेगी। उसको प्रोक्योर तो कर ही दिया वारी एनर्जीज से, मॉड्यूल्स वगैरह डिज़ाइन करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी, फिर उसको पूरा एक पूरा सिस्टम बैठा के देगी। जिंदल जो मैंने बताया था, जिंदल स्टेनलेस को, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ऐसा एक्चुअल ऑर्डर इनको नहीं मिला है। जिंदल रिन्यूएबल से एक्चुअल ऑर्डर मिला है, जिसकी हम बात बाद में करेंगे। फिर अब इस कंपनी के क्या प्लान्स हैं, ये ग्रीन हाइड्रोजन में भी जा रही है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये पावर जनरेशन में भी जा रही है। इस स्लाइड में इन्होंने लिखा है, लास्ट वाले से चलो शुरू करते हैं ताकि आपको ग्रीन हाइड्रोजन अच्छे से समझ आए क्यों ये ग्रीन हाइड्रोजन में भी जा रहे हैं। बाकी रिन्यूएबल पावर आप लास्ट में देखो, जो 6th वाला इनका बॉक्स है, उसमें रिन्यूएबल पावर जनरेशन में भी ये जा रहे हैं और रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये जा रहे हैं। रिन्यूएबल पावर जनरेशन, यहाँ पे इन्होंने एनएल को एक्वायर किया था, एनएल ग्रीन को। तो एक्वायर किया है, मतलब एक बात चल रही है कि इतना हम स्टेक लेंगे, फिर दूसरे इक्विटी पार्टनर को भी लेके आएंगे, बहुत पहले से बात चल रही, 3 4 5 महीने तो मुझे हो गए सुनते सुनते। तो उनका पोर्टफोलियो आई एम नॉट रियली श्योर, बट उनका आई थिंक यहाँ पे मैंने लिखा होगा कहीं, उनका पोर्टफोलियो आप एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आप गूगल में सिर्फ इतना सर्च कर लेना, वारी एनर्जी एक्वायरिंग एनएल ग्रीन, तो आपको पता चल जाएगा कितना करंट पोर्टफोलियो। आई थिंक 600-700 मेगावाट का करंट पोर्टफोलियो है, वो भी हाइब्रिड में, सोलर और विंड की कैपेसिटी दोनों मिक्स है। और एनएल को 2 गीगावाट के पाइपलाइन और ऑर्डर्स को उसको इंप्लीमेंट करना है। तो एनएल को एक्वायर किया, विच मीन्स व्हाट, कि इनके पास 600 समथिंग मेगावाट का जितना भी, आई एम नॉट श्योर, उसको एक बार चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कितने का है। तो उतना इनको एग्जिस्टिंग पावर जनरेशन की कैपेसिटी मिल गई। बाकी 2 गीगावाट जो एनएल ने और अपनी पाइपलाइन में उन्होंने ऑर्डर्स को बिड करके जीता हुआ था, और 2 गीगावाट के प्लांट्स और बैठाने थे, अब वो वारी एनर्जीज बैठाएगी जब इनका एक्विजिशन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये पावर जनरेशन में भी काफ़ी हद तक आ जाएगी वारी एनर्जीज, ठीक है। और दूसरा, अब ये रिन्यूएबल पावर जनरेशन में जब आ ही रहे हैं, तो हमको पता है, मैंने पहले भी बहुत बारी डिस्कस किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यूज़ होना है, वो आपका रिन्यूएबल से ही आना चाहिए। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रे हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन होती हैं जहाँ पे आपके सोर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और उस हिसाब से नाम पड़ता है, ब्लू, ग्रीन, ग्रे। तो ग्रीन हाइड्रोजन जब बात हो रही है, तो इसका मतलब वो 100% रिन्यूएबल सोर्स से हम ग्रीन हाइड्रोजन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सिंस यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में ये घुसी गई है, प्रोड्यूस करने में भी घुस गई है, डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट है, वारी एनर्जीज हर जगह फैल रही है। अब ये इसका रिस्क भी हो सकता है, जो मैं लास्ट में जाके डिस्कस करूँगा, ताकि एक फ्लो बना रहे। तो सिंस ये पावर जनरेशन में जा रहे हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इनके लिए ये इनफैक्ट एक एडजेसेंसी ही है, बिकॉज वहाँ की ये पावर यूज़ करेंगे हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए। अब सीधे ऊपर आ जाओ, ग्रीन हाइड्रोजन पे आओ। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो आपको इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए, तो उसके लिए भी इनका प्लान है, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इनका प्लान है, और दूसरा आपको एक्चुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए भी इनका प्लान है, ठीक है, दोनों के लिए। अब ग्रीन हाइड्रोजन के भी 2 कंपोनेंट होते हैं। पीएलआई की जब मैं बात कर रहा हूँ, साइट स्कीम आपने सुना होगा, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर, लंबा नाम है तो मैं भूल गया हूँ, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो साइट के भी 2 कंपोनेंट है। पीएलआई कैसे काम करती है ग्रीन हाइड्रोजन में, वो भी आगे जाके बात करेंगे, जब इंडिविजुअली हर सेगमेंट को मैं डिस्कस करूँगा। बाकी ये बैटरी में भी घुस रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि
ऐसी एक रिक्वायरमेंट आने वाली है कि आप अगर कहीं पे भी सोलर प्लांट बैठा रहे हैं किसी सर्टेन कैपेसिटी के ऊपर, तो आपका 10% एनर्जी स्टोरेज में भी होना चाहिए। और एनर्जी स्टोरेज की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। मैंने आपको जेंसॉल के केस में भी बताया था, अदानी ग्रीन के भी केस में बताया था। केपीआई तो खैर अभी वो भी घुस रही है बैटरी एनर्जी स्टोरेज में, लेकिन अभी पूरा उसने कोई प्लान डिस्कस नहीं किया उसका, बस मोटा माटी प्लान है, तो उसका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बैटरी में फिर ये घुस रहे हैं, सेल भी बनाएंगे बैटरी के, और बैटरी भी बनाएंगे, और ऊपर कंटेनर भी बनाएंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज इज़ जस्ट वन अमंग द मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैसे होती है? आपको बेसिकली लिथियम आयन फॉस्फेट की टेक्नोलॉजी पे आप काम करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली उसको अगर आपको कूल भी करना है बैटरी को, तो लिक्विड कूलिंग मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होती है। तो ये भी शायद उसी टेक्नोलॉजी पे दोनों पे काम करेगी जितना मैं पढ़ रहा था। तो सेल भी बनाएगी लिथियम आयन वाले सेल्स, फिर उनको यूज़ करके एक बैटरी बनाएगी, एनोड कैथोड सेपरेटर इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ होता है उसके अंदर। फिर उसको बैटरी को एक कंटेनराइज्ड सोल्यूशन कंटेनर के अंदर डालेगी, बिकॉज बहुत बड़ी बैटरी होगी, छोटी नहीं होगी। उसमें आपका इन्वर्टर भी लगा होगा उसी कंटेनर सोल्यूशन के अंदर, केबल्स भी होंगी बहुत सारी, और कोई भी कूलिंग का सिस्टम भी होगा, जैसे लिक्विड कूल्ड मैंने आपकी बात करी। तो वो पूरा एक कंटेनर के अंदर आता है। दैट्स वाई बैटरी के अंदर ये सेल भी बनाएंगे, तो बैटरी भी बनाएंगे, तो कंटेनर भी बनाएंगे। एंड दिस इज़ कॉल्ड BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, तो ये सब ये कंपनी कर रही है। अब इसके देखो कंटिन्यूस कैपेसिटी एक्सपेंशन टू मीट फ्यूचर सोलर डिमांड। अब यहाँ पे देखो मॉड्यूल प्रोडक्शन अगर मैं 9 मंथ से कंपेयर करूँ, कंपनी कहती है कि हमको आप 9 मंथ पे कंपेयर किया करो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐसे कंपेयर मत किया करो, बिकॉज उतना कोई ठीक पैरामीटर नहीं होता है। तो अगर हम 9 मंथ पे कंपेयर करने का देखें, तो मॉड्यूल के प्रोडक्शन में, मॉड्यूल के, आई एम नॉट सेइंग सेल वेल उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उस चेन को समझो। पहले इंगॉट्स बनेंगे, वेफर्स बनेंगे, फिर सेल बनेगा, फिर सेल से सोलर पैनल्स बनेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स को कंबाइन करके सोलर मॉड्यूल बनेगा। इंगॉट, वेफर, सेल्स, सोलर पैनल है, सोलर मॉड्यूल, ये आपका वैल्यू चेन है शुरू से लेके एंड तक। तो आप, ये मैंने इसीलिए बताया बिकॉज इस स्लाइड में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो मॉड्यूल प्रोडक्शन अगर मैं 9 मंथ में कंपेयर करूँ तो 48% बढ़ा है। अच्छी बात है, कोई ख़राब, मेरे को इसका Q3 का रिजल्ट ख़राब लगा भी नहीं, रिजल्ट अच्छा था Q3 का। फिर बैक्ड बाय कैपेसिटी एक्सपेंशन, मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई थी अभी पूरे वैल्यू चेन में, मॉड्यूल, सेल, इंगॉट एंड वेफर। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेन में इसने प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है, और एक्सपेंशन कब तक का कितना होगा। तो अगर मैं सिर्फ मॉड्यूल फर्स्ट सेक्शन की बात करूँ मॉड्यूल में, तो आप प्रेजेंट कैपेसिटी देखो, 13.3 गीगावाट इंडिया की कैपेसिटी है मॉड्यूल की प्रेजेंट में, और इन्होंने जनवरी में ही 1.6 गीगावाट को मॉड्यूल की कैपेसिटी इन्होंने USA में भी ओपन करी है। और इनको फ्यूचर कैपेसिटी में 6 गीगावाट PLI अवार्ड हो चुका है, और ये FY27 तक इनकी ये कैपेसिटी भी लाइव आ जाएगी। फिर FY27 तक इनकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो होगी 21 गीगावाट्स की। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। और सेल की बात करता हूँ, एक स्टेप पीछे जाता हूँ वैल्यू चेन में, मॉड्यूल तो लास्ट का हो गया, फिर एक स्टेप पीछे आओ, सेल में आओ। वैसे एक स्टेप पीछे पैनल होता है, बट मैं इस स्क्रीनशॉट के उसमें बता रहा हूँ कि मॉड्यूल से आप पीछे आओ, सेल पे आएंगे। 5.4 गीगावाट की करंट कैपेसिटी है सेल की, चाहे वो USA में हो चाहे इंडिया में हो। वैसे USA में नहीं है इनकी सेल की कैपेसिटी, अभी नहीं है, प्लान चल रहा है। तो सेल की कैपेसिटी 5.4 गीगावाट इंडिया में है, बाकी 6 गीगावाट PLI अवॉर्डेड हो चुका है फ्यूचर कैपेसिटी। FY27 तक वो हो जाएगी 11.4 गीगावाट। बाकी इंगॉट एंड वेफर की कैपेसिटी मैं अगर बताऊँ तो अभी तो कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है, USA में भी कुछ नहीं है, तो इंडिया में भी कुछ नहीं है। बट इनका FY27 तक अगेन PLI अवॉर्डेड हो चुका है, तो 6 गीगावाट PLI का इनका अवार्ड मिला है, अवॉर्डेड हो चुका है इंगॉट एंड वेफर के लिए। तो आप चेन आई होप समझ जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है बिकॉज अगर सेम कंपनी इंगॉट भी बना रही है, वेफर भी बना रही है, सेल भी बना रही है, पैनल्स भी बना रही है, मॉड्यूल भी बना रही है, तो उसे हम कहते हैं कि कंप्लीटली ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो गए हैं, और इनको फिर कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, उनको इतने महंगे नहीं पड़ेंगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम इनको सेल्स बहुत इधर उधर से सोर्स करने पड़ते हैं, तो वो उनको थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। ठीक है, एंड इंगॉट वेफर की तो अभी इनके पास कुछ है ही नहीं कैपेसिटी, तो एवरीथिंग इज़ बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम समवेयर एल्स, मोस्ट प्रोबेबली चाइना। तो इसीलिए इनको थोड़ा महंगा पड़ता है। जब खुद से बनाने लगेंगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेंगे, तो सारी चीज़ें इनको सस्ती पड़नी शुरू हो जाएंगी।
अब वो कब होगा, इनके प्लान्स ये हैं, बट आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज प्लान्स इधर उधर हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो सेगमेंट्स बताए जहाँ पे ये घुस रही है, जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेक्टेड बिजनेस सेगमेंट्स है, एक बार उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, और कितना कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होगा यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पहला सेगमेंट इन। अब आप देखो रिन्यूएबल पावर जनरेशन, रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। रिन्यूएबल पावर जनरेशन तो मैंने आपको बताया, एनएल ग्रीन वाला जो मैंने आपको बताया कि ये पावर जनरेशन में भी घुस रहे हैं। और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको वो पावर जनरेट करके इवैक्यूएट करके लेके जाना है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो वो बेसिकली लैंड खरीदना, लीज पे देना, लेना, वो सब आएगा इसमें। तो वो भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप देखो इन्वेस्टमेंट कितना किया, एक्वायर्ड EGPIPL जो मैंने आपको बताया था, एनएल ग्रीन ही है ये, फॉर ₹792 CR इसने एक्वायर किया है। बाकी इसमें ये एक और इक्विटी पार्टनर लेके आने की बात कर रहे हैं, और रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में 650 करोड़ प्लस ये डालेंगे। तो एक मैं आपको रिस्क भी पहले ये डिस्कस करूंगा, फिर रिस्क बताऊंगा, रिलेटेड है तो आप बैक ऑफ द माइंड रखना। रिस्क क्या है, इनको डेट बहुत ज़्यादा अब चाहिए होगा इनको, बिकॉज अब वो आपको पता चल जाएगा जैसे मैं डिस्कस करूंगा। की अपडेट्स क्या हैं, वॉन RUMSLs 170 मेगावाट प्रोजेक्ट। RUMSL के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं इसका एग्जैक्ट नाम भूल गया हूँ, उसमें से 170 मेगावाट का इनको मिला है। तो ये अभी पावर जनरेशन 170 मेगावाट की खुद से करेंगे RUMSL के ऑर्डर के अंदर, ठीक है। मार्केट अपॉर्चुनिटी तो आपको मैंने बार बार बताया कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी होने वाली है FY30 तक, 2030 तक, ठीक है। अब दूसरे सेगमेंट में जो जा रहे हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, मैंने आपको बताया लिथियम आयन स्टोरेज सेल एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। कितना इन्वेस्टमेंट करना है इनको, 2073 करोड़, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। प्लांट कैपेसिटी कितनी होने वाली है, 3.5 गीगावाट आवर्स की, और ऑपरेशनल बाय Q2 FY27। बहुत फिक्स टाइमलाइन दी हुई है इन्होंने, अब देखेंगे कि ये मैच हो पाती है टाइमलाइन या नहीं। और मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है, 236 गीगावाट आर एनर्जी स्टोरेज। जब भी आप एनर्जी स्टोरेज को देखेंगे तो उसमें यूनिट्स का आप ध्यान देना, वो गीगावाट आर, मेगावाट आर, किलोवाट आर। इसमें एनर्जी का जब भी आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ये, पावर नहीं है, एनर्जी है, वो आपका यूनिट्स में भी आएगी, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसमें पावर और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो दैट्स वाई एनर्जी इज़ ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ GWH, MWH, KWH। मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है, फिर से 236 गीगावाट, प्लांट कैपेसिटी कितनी है, 3.5 गीगावाट। ग्रीन हाइड्रोजन में भी ये जा रहे हैं, अवॉर्डेड PLI फॉर 300 मेगावाट। अभी इसको बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, टाइम लेके डिस्कस करेंगे, PLI के कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे। प्लांट कैपेसिटी देख लो पहले, 300 मेगावाट की है, ऑपरेशनल बाय अगेन Q2 FY27। इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 551 करोड़ का। टारगेट कितना है, मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर है, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम 2030 का टारगेट है विद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आप देखो इनके कंपोनेंट्स आप चेक करो, तो ग्रीन हाइड्रोजन के दो कंपोनेंट हैं PLI के। सबसे पहला जो मैंने पहले बताया, साइट जो कंपोनेंट है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, इसके भी दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है आपका इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो PLI देता है गवर्नमेंट, दूसरा कंपोनेंट है जो आपको एक्चुअल हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए कंपोनेंट देगा। तो इसमें हम पहले बात करते हैं कि जो टोटल कंपोनेंट 1 के अंदर जो एलोकेशन है वो कितनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ग्रीन हाइड्रोजन की इसके जस्ट इमीडिएट बाद में बात करूँगा। तो फर्स्ट ईयर जो PLI मिलेगी वो मिलेगी 4400 रुपीज़ पर किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी। अब इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी आप बोलेंगे कि पर किलोवाट पर मेगावाट में कैसे आ रही है आउटपुट ग्रीन हाइड्रोजन का, बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइज़र है आपका वो एसेंशियली ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसका यूनिट KW में कैसे आ सकता है। तो सेम चीज़ है डेटा सेंटर का जो मेजरमेंट का यूनिट है वो मेगावाट, इसमें क्यों आता है, तो
तो वो इसीलिए आता है बिकॉज आपको पता चलता है कि ग्रीन जैसे डेटा सेंटर है उसमें मेजर आपका जो कॉस्ट आ रहा है वो पावर का आ रहा है, और सेम इज़ विद इलेक्ट्रोलाइजर्स। तो हमने कितनी, वो जो आपका इलेक्ट्रोलाइजर है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उसके मेजरमेंट के हिसाब से इन्होंने यूनिट्स लिखी हुई है यहाँ पे, और इसी से ही हम इलेक्ट्रोलाइजर्स की यूनिट्स को मेजर करते हैं। तो फर्स्ट ईयर अगर आप 1 किलोवाट का इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको 4,400 रुपीज़ का PLI बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड ईयर में आते आते वो कम हो जाएगा 3,700 तक, थर्ड ईयर में 2,960, फिर फोर्थ में 2,220, और फिफ्थ ईयर में 1,480 रुपीज़ पर किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो सेकी ने क्या किया था, 1,500 मेगावाट के कंबाइंड टेंडर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अवार्ड किया था, उसमें से 300 मेगावाट वारी एनर्जीज को भी मिला है। ठीक है, तो अब टोटल PLI अगर मैं आपको देखूं कंबाइन, अगेन जो मैंने रेट्स बताए थे आप रिवाइंड करके देख लेना, उसके हिसाब से आप 300 मेगावाट को मल्टीप्लाई करेंगे हर साल, तो फर्स्ट ईयर में PLI जो बेनिफिट मिल रहा है इनको, वो मिल रहा है 133 करोड़ का, सेकंड ईयर में मिलेगा 111 करोड़ का, फिर 88 करोड़ का, फिर 66 का, फिर 44 का, ये मैं कैलकुलेशंस करी हुई हैं। तो टोटल इनको PLI मिलेगा इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में, नॉट इन ग्रीन हाइड्रोजन, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, 444 करोड़ का ओवर 5 ईयर्स। तो इनको PLI बेनिफिट मिलेगा, मोटा माटी आगे पीछे हो सकता है, और उसमें अगेन 40% आपको लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट है फर्स्ट ईयर की, फिर 70% आपको फिफ्थ ईयर तक लेके जाना है उस कंटेंट को, लोकल डोमेस्टिक कंटेंट को। अब किस हिसाब से कर पाएगी नहीं कर पाएगी, मैं कह रहा हूँ मैक्स टू मैक्स इसको 444 करोड़ मिलने का पोटेंशियल है, अगर ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं और सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर पाएगी तो। ऐसा नहीं है कि PLI अवार्ड हो गया तो मिलेगा ही मिलेगा इससे 444, वो थोड़ा गलत बात हो जाएगी, उस तरीके से मत सोचना। फिर कंपोनेंट 2 ऑफ दिस साइट स्कीम इज़ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया, इन्होंने लिखा भी होगा कहीं पे, इसमें अगर नहीं लिखा है तो इन्होंने इसमें नहीं लिखा है, वो मैं आपको खुद से बता देता हूँ कि सेकी से, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है रिन्यूएबल की। तो मैंने अब आपको पहले भी बताया था कि सेकी के ही थ्रू ये सब काम होते हैं बेसिकली। तो सेकी ने ही ग्रीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइजर्स की 1500 मेगावाट को की PLI बिडिंग करी और सबको PLI वगैरह एलोकेट किया। उसमें बहुत सारी कंपनीज थी, 1500 मेगावाट में 300 मेगावाट सिर्फ वारी का था। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइजर्स को छोड़ दो, अब आओ ग्रीन हाइड्रोजन पे। तो सेकी से इनको PLI का अवार्ड मिला है 90,000 टन्स का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 90,000 टन्स का, विच मीन्स उसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजीज़ में आपका आ जाएगा, 90,000 इंटू 1000 आप डिवाइड करेंगे तो केजीज़ में आएगा, टन्स का इनको मिला है। तो जो कंपोनेंट 2 ऑफ ये साइट स्कीम था PLI का, उसके अंदर भी 2 ट्रेंचेस हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो उसके अंदर भी 2 ट्रेंचेस थे। फर्स्ट ट्रेंच में 4,950 करोड़ का आउटले था PLI का, बट वारी को, रिन्यूएबल को, वारी एनर्जी को, रिन्यूएबल की तो बात ही नहीं हो रही अभी, वारी एनर्जीज को कुछ भी नहीं मिला था उसमें। सो आई एम नॉट श्योर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था या नहीं, बट रिजल्ट जो था उसमें कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है, तो उसके जो ट्रेंच 2 इन्होंने लॉन्च किया सेकी ने PLI का, तो उसमें क्या है, ईयर 1 का आउटले आपको ₹50 पर केजी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। आप अगर 1 केजी, मतलब सारी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है, एफिशिएंटली फुलफिल करनी है, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए आपके हाइड्रोजन की, तो वो सब तो बात की बात है। लेकिन अगर आप 1 केजी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको ₹50 पर केजी मिलेगा ईयर 1 में, फिर वो ईयर 2 में आते आते 40 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, ईयर 5 और ईयर 4 और ईयर 5 में कोई इंसेंटिव नहीं है, ये 3 साल के लिए ही है जो ट्रेंच 2 का इन्वेस्टमेंट था। तो आई थिंक कोई आ गया है, बट ठीक है, टोटल आउटले मैंने आपको बताया। तो वारी को कितना मिलेगा, वारी को कितना मिलेगा इसमें, वारी दूसरे ट्रेंच में जीता है, फर्स्ट ट्रेंच में कुछ भी नहीं जीता वारी। तो सेकंड ट्रेंच में इसको मिला है 90,000 टन्स का। अब आप देखो ईयर 1 में इनको मिलेगा फॉर, अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बिकॉज 90,000 टन्स को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके हमको केजीज़ में मिलेगा, और उतना केजी के एक साल में जनरेट करेगी। और मैंने आपको पर केजी बताया कि ₹50 पर केजी फर्स्ट ईयर में मिलेगा। उस हिसाब से इनको ईयर 1 का जो PLI बेनिफिट है वो 450 करोड़ का होगा, ईयर 2 में 360 का होगा, ईयर 3 में 270 का होगा। पर ईयर के क्या रेट्स हैं वो आप रिवाइंड करके देख लेना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो टोटल मैक्सिमम कह रहा हूँ, गिवन दैट दे फॉलो ऑल द रिक्वायरमेंट, जितना भी है सब स्मूथली चला, तो इनको 1080 करोड़ का PLI बेनिफिट मिलेगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में मिल रहा था 444 करोड़ का, और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में मिलेगा 1080 करोड़ का। तो अब आप ये बोलेंगे
कि रिस्क कहाँ हुआ, इनको तो इतना पीएलआई मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट प्रॉब्लम देखो ये है कि फर्स्ट ईयर में जब तक इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, दिखाया नहीं, तो इनको पीएलआई तो बाद में मिलेगा, अपफ्रंट इनको केपेक्स करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। मैं फंड्स की भी बात करूंगा, कितना है, कितना कमिटेड है बैंक से, और कितना इनको चाहिए होगा, वो सब भी आगे जाके बात करूंगा। लास्टली इन्वर्टर्स की बात करते हैं। अब मैंने आप क्यों इन्वर्टर्स इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया था। 130 करोड़ का इन्वेस्टमेट कर रहे हैं। प्लांट कैपेसिटी कितनी है, 3 लाख इन्वर्टर्स या फिर 3 गीगावाट पर एनम, और ऑपरेशनल बाय Q4 FY26। अगेन 5 सेम टारगेट मार्केट अपॉर्चुनिटी रिमेन्स द सेम। अब आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, यहाँ पे आपको फंड्स की अवेलेबिलिटी पता चलेगी और कमिटेड फंड्स पता चलेंगे। तो आप ये देखो कि इनके पास अवेलेबल कैश कितना है और कैश इक्विवेलेंट कितना है। मैं फंड अवेलेबिलिटी के सेक्शन वाली बात कर रहा हूँ, 7,900 करोड़ का। ओके, अवेलेबल टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़ कितनी है, बैंक से जो उन्होंने बात करी भी होगी कि हमको चाहिए होगा तो आपको देना पड़ेगा, और बैंक ने भी कमिट किया हुआ होगा। तो अवेलेबल टर्म क्रेडिट फैसिलिटी इनके पास कितनी है, 7,400 करोड़ की। तो ओवरऑल कितनी हो गई, 15,300 करोड़ की। ठीक है, अब फंड्स कमिटेड कितने हैं। अमाउंट कमिटेड फॉर 6 गीगावाट इंगॉट टू मॉड्यूल इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बाइफर्केशन दिखाया था कि मॉड्यूल, सेल और इंगॉट वेफर का कितना है। तो 6 गीगावाट इनको पीएलआई भी मिला है, उसके लिए इन्होंने फंड्स कमिट कितने किए हैं, जो उसमें खर्चा आएगा 9,100 करोड़ का। अमाउंट कमिटेड फॉर एडजेसेंट बिजनेसेस, इसमें आपका बैटरी का भी आ जाएगा जिसमें 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इन्वर्टर्स का भी आएगा जिसमें 300 का है, इलेक्ट्रोलाइजर्स भी आएगा जिसमें कितने का था, 551 करोड़ का, और रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कितने का था, 1,000 समथिंग का, लेकिन वो इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। ये बैटरी एनर्जी की बात करेंगे एडजेसेंसीज में, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे और इन्वर्टर्स की बात करेंगे, तो वो मोटा माटी आपका 3,400 का आएगा। उसमें शायद इन्होंने रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्होंने ऐड किया होगा, बिकॉज एनएल वाला तो ऑलरेडी ये पैसा पे कर चुके होंगे। तो 650 करोड़ का इनका और आएगा, तो 3,400 करोड़ ये एडजेसेंट बिजनेस में, एडजेसेंसीज जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये हर तरीके के रिन्यूएबल उसमें घुस रहे हैं, जो पूरे आपका वैल्यू चेन को ये केटर करेंगे। अब टोटल कमिटेड फंड्स 12,500। तो इवन दो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोटल कमिटेड फंड जो है वो कम है और अवेलेबल फंड्स ज़्यादा हैं, बट आपको समझना है जो टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह हैं ये एसेंशियली डेट है, जो आपको 7,400 करोड़ का दिख रहा है। तो डेट बहुत ज़्यादा होने वाला है इस कंपनी के ऊपर। अब यहाँ पे आप रिस्क समझो। पहली एक अच्छी बात ये भी है कि इस कंपनी का बॉटम लाइन, टॉप लाइन सब अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है इस कंपनी के पास, नो डाउट अबाउट इट। फिर उन्होंने कैश वगैरह रेस किया था आईपीओ के साथ। अगेन यहाँ पे लिखा ही है अवेलेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,900 करोड़ का। बाकी इनको पीएलआई मिलेगा, लेकिन वो अपफ्रंट केपेक्स के बाद मिलेगा, तो अपफ्रंट केपेक्स इनको करना पड़ेगा। और दूसरा, मैनेजमेंट को अगर आप सुनोगे तो ये कह रहे हैं कि हमारा जितना भी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आएगा तो 30% हम इंटरनल एक्रूवल लेंगे, बाकी इक्विटी या फिर बाकी डेट के थ्रू। तो आपको ये देखना है कि ये डेट कोई बहुत ज़्यादा ना ले ले, अनसस्टेनेबल ना हो जाए, क्योंकि आपने अभी जिंसॉल के साथ देखा क्या हुआ कि जब डेट आपका अनसस्टेनेबल हो जाता है, फिर मार्जिन कॉल, ये सब वो मैंने अगेन सब कुछ डिस्कस किया हुआ है जिंसॉल वाली वीडियो में, अभी 3-4 दिन पहले ही, 3-4 पुरानी वीडियो ही होगी, तो अगर देखना होगा तो आप देख सकते हैं। लेकिन टिपिकल डेट ट्रैप में वो बेचारी तो क्या बोले, सब कुछ पता ही था, इतना एग्रेसिव आप लेके चल रहे हैं, डेट इतना ज़्यादा आप अपने सर पे लेके चल रहे हैं, फिर लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप अपने बिजनेसेस को स्केल डाउन कर रहे हैं, और जो भी हुआ जिंसॉल के साथ। तो आई एम नॉट सेइंग कि वारी के साथ सेम ऐसी चीज़ होगी, बट अगेन रिस्क बहुत बड़ा रहता है जब डेट इतने लेवल पे डेट चला जाता है आपका, तो वो देखना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो सब बिजनेस में घुस रही है ना, एक साथ घुस रही है, और वहाँ उस बिजनेस से बहुत जल्दी कोई इनकम आने नहीं वाली है। तो एक ये भी आप रिस्क पॉइंट रख सकते हैं। अगेन उसके लिए आपको अपने एंड पे बहुत अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी, नॉट जस्ट अबाउट वारी, आपको बहुत सारी कंपनीज को देखना पड़ेगा, फिर आपको आइडिया लगेगा कि ओके वारी कहाँ पे स्टैंड करती है। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितनी भी इंसाइट्स मेरे पास हैं और जो भी रिस्क मुझे लग रहा है, बिकॉज अननेसेसरी मैं रिस्क यहाँ पे उसको एग्जैजरेट करके आप लोगों को ये भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ कि वारी को छोड़ दो देखना, वारी एनर्जीज को नहीं। जब तक आप अपने एंड से नहीं देखोगे, चाहे वो गंदी कंपनी है, रिस्क कितना भी है, अगर आप उसको अपने बिल्कुल बैठ के उसको रिसर्च नहीं करेंगे ना, तो आप एज अ इन्वेस्टर कभी अपनी जो थीसिस है उसको रिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो देखो, बैठो, मेरी बातों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होना। जो मेरे को रिस्क लगा डेट को लेके वो है, वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी आगे जाके डूबने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी।
बाकी इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देख लेते हैं तो आपको सब चीज़ ठीक ठाक दिखेगी। एबिट मार्जिन्स की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो मार्जिन्स देखो FY24 से तो काफ़ी अच्छे हैं, 9 मंथ FY25 में काफ़ी अच्छे, पैट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे। ROCE आपको दोनों कम दिखेगा, बट वो इसीलिए भी है बिकॉज अगेन IPO के बाद इन्होंने कैश रेज किया, एक्विटी इनकी बढ़ गई, और ROE का ही फॉर्मूला ये होता है कि रिटर्न ऑन एक्विटी। तो डिनोमिनेटर रिटर्न जितना भी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स एक्विटी, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया IPO के बाद बिकॉज शेयर होल्डर्स एक्विटी में पैसा आ गया। एक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा, वो सब IPO के बाद आता ही है। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ गया और आपका जो प्रॉफिट है वो स्पीड से नहीं बढ़ा जिस स्पीड से आपका एक्विटी बढ़ी, तो आपको जो थोड़ा सप्रेशन दिखेगा ROE ROC में। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी इधर उधर कैपिटल डाल रहे हैं, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो ROE एंड ROCE में दिक्कत इन द सेंस कि अब IPO तो इन्होंने रेस करना ही था बिकॉज इतने सारे बिजनेसेस में घुस रहे हैं, तो कैपिटल तो चाहिए था। अब वो कैपिटल चाहिए तो कैपिटल रेस करना पड़ा, रेस किया तो एक्विटी बढ़ी। तो अब वो मतलब दिस इज अनदर साइड ऑफ द इक्वेशन, यू कैन नॉट इग्नोर इट। कैपिटल रेस करोगे तो ROE में सप्रेशन आएगा। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा एक कंपनी लगातार अपनी एक्विटी को डाइल्यूट कर रही है, डाइल्यूट कर रही है, डाइल्यूट कर रही है, तो फिर वो ROE एक्रेटिव नहीं हो पाता है। फिर ROE आपने बढ़ाया 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 बढ़ाया, फिर आपने एक्विटी डाइल्यूट करी, फिर ROE नीचे आ गया, फिर बढ़ाया 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 बढ़ाया, फिर डाइल्यूट करी, फिर नीचे आ गया। तो जैसे जेंसॉल वगैरह में भी अननेसेसरी डाइल्यूशन, मैंने वीडियो भी बनाई थी, इवन दो यूट्यूब ने पता नहीं विदाउट एनी रीज़न उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, बट उसके थंबनेल में मैंने लिखा था कि रेजिंग एक्विटी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो वो मैंने रिस्क के लिए बोला था कि इतनी एक्विटी अगर ये ले रही है ना, तो उसके लिए आप पहले से एक वो हो जाओ कि यार ये बहुत एक्विटी रेज कर रही है पागलों वाला। तो और हुआ भी ऐसा, क्या आज कहाँ पे पड़ी है वो कंपनी। तो एक रिस्क अच्छी बात होती है। आपको एज एन इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं ना, तो आपका थॉट ये नहीं होना चाहिए कि ओके मैं इसमें कर दूं इन्वेस्ट, इसमें करूं। आपको तो ये होना चाहिए, आप यू शुड फील योरसेल्फ एज अ किंग और अ क्वीन, कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कंपनी में ऐसा क्या है कि जो मेरा पैसा इसमें जाएगा। आपको उल्टा सोचना चाहिए। आप सोचते हैं कि रिस्क को इग्नोर करके अरे यार ये कंपनी ठीक लग रही है मैं कर देता हूँ। क्यों भाई, इतनी सारी कंपनीज हैं। ये है कि आपको टाइम बहुत लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक कंपनी ऐसी ढूंढो जहाँ पे आप बोलो कि ये डिजर्व करती है मेरा पैसा, ये कैपिटल मेरा डिजर्व करती है, अदरवाइज आई वोंट बी इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। आपको कंपनी रिजेक्ट करना ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए कंपनी सेलेक्ट करने से। तो ये वो मेरा थॉट प्रोसेस रहता है, वो आप माने ना माने आपकी मर्ज़ी। मैंने आपको बता दिया कि वारी एनर्जीज़ में ये हुआ। और इनका एक वारी का और एक प्रॉब्लम चलता है कि टैरिफ का प्रॉब्लम चलता है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जाना मत, काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। तो एक तो देखो टैरिफ का क्या है कि मेरे को लगता है अभी भी टैरिफ वाला रिस्क तो कहीं ना कहीं है। अगर नहीं भी है तो हमको पता है कि वारी एनर्जी का जो बिज़नेस है वो सस्टेनेबल इसीलिए है कि कहीं ना कहीं वो मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, ड्यूटीज़ पे एंड ऑल दैट। फिर वहाँ पे भी ट्रम्प का टैरिफ का रिस्क है। तो एज अ सेक्टर आप कभी भी बहुत हाई वैल्यूशन उस सेक्टर को नहीं दे पाएंगे जहाँ पे आपको पता है कि बिजनेस इज़ नॉट गुड इनफ ऑन इट्स ओन। वो पॉलिसीज़ ऐसी हो रखी हैं सपोर्टिव कि वो बिज़नेस गुड इनफ लग रहा है। लेकिन अगेन मेरा कोई ऐसा बैशिंग का इंटेंशन नहीं है, आपको डराने का इंटेंशन नहीं है। मैं बस एक रिस्क जो मुझे लगता है मैं वैसा अपफ्रंट शेयर कर रहा हूँ, एंड आई कैन बी रॉन्ग, आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग। तो अब देखो यहाँ पे तो ट्रम्प टैरिफ का ऐसा है कि इन्होंने अभी 1.6 गीगावाट मॉड्यूल की फैसिलिटी ऑलरेडी यूएस में ओपन करी है। और इनके प्लान्स क्या क्या हैं, खाली प्लान्स हैं, अभी फंड अप्रूवल वगैरह कुछ भी नहीं आया, खाली प्लान्स हैं। तो 1.6 गीगावाट मॉड्यूल फैसिलिटी यूएस में ऑलरेडी ओपन है। ये बात कर रहे हैं 3.4 गीगावाट की और मॉड्यूल फैसिलिटी हम वहाँ पे बनाएंगे, तो टोटल मॉड्यूल फैसिलिटी कितनी हो जाएगी 5 गीगावाट। लेकिन अभी नहीं, अभी इन्होंने फंड कुछ भी नहीं किया उस एंड पे, बस सोचा है, एक ऐसी चीज़ बताई है कि ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं। सोचो आज करेंगे, फिर फंड रेज करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, 2-3 साल लग सकते हैं इसमें। तो मैं खाली बता रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म में आपको कैसे सोचना है। और 5 गीगावाट की सेल की कैपेसिटी ये यूएस में प्लान करने का सोच रहे हैं, बट आई डोंट नो कब तक होगा कब। अगेन खाली एक मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पोटेंशियल क्या है, क्या कर सकती है। तो ये आपको देखना है। अब कंपनी डाउन प्ले करती है हमेशा जब भी टैरिफ की बात होती है, और कंपनी ये भी कहती है कि हमारे एडवांस ऑर्डर्स, जो भी हमारे ऑर्डर बुकिंग है उसमें एडवांस हमने कस्टमर से ले रखा है, तो ऑर्डर कैंसिलेशन उतने हद तक नहीं होगा। तो अगेन आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट टैरिफ, तो मैं उसमें आपको हाँ भी नहीं कहना चाहता, ना भी नहीं कहना चाहता। आई डोंट नो इनफ। वैसे भी आज ही ट्रम्प का
एक स्टेटमेंट आया कि चाइना और इंडिया अननेसेसरी टैरिफ लगाते हैं 100% एंड ऑल दैट, और अप्रैल 2 के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो वो भी वेट एंड वॉच मोड में ना चला जाए। आई डोंट नो, टैरिफ के बारे में मुझसे मत आप ओपिनियन लो, मुझे सीरियसली नहीं पता है, तो किसी और से आप ओपिनियन लेना। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि कंपनी, इसके लिए आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो बाइडेन लेके आए थे। तो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में वैसे वो बहुत चीज़ें कवर करता है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, लेकिन वो क्या कोई भी अगर आप रिन्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं यूएसए में, तो आपको एक क्रेडिट वगैरह मिलता है, उसके हिसाब से आप उसको ऑफसेट कर सकते हैं। तो मैं पहले प्राइसिंग की बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा कि आईआरए का कितना कंपोनेंट होता है। तो यूएसए में FY24 की अगर प्राइसिंग थी, वो थी $0.8 टू $0.3 पर वॉट। अब पर वॉट यहाँ पे मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज जो आपके सोलर मॉड्यूल्स हैं, तो वो एनर्जी, वो आउटपुट आपके वॉट में देंगे। 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट, 1000 किलो वॉट इज इक्वल टू 1 मेगावाट, 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट, इस हिसाब से चलता है। तो अगर पर वॉट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत छोटी यूनिट हो गई पर वॉट, सोच रहे हो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट्स आते हैं, तो उन 1000 में से मैं 1 वॉट की बात कर रहा हूँ। तो 1 वॉट का इनको मिल रहा था FY24 में प्राइसिंग का, और इंडिया की मैं बाद में बताऊंगा, बिकॉज इंडिया की प्राइसिंग उतनी अच्छी नहीं है, यूएसए में इनको ज़्यादा प्राइस मिलता है। तो FY24 में जो प्राइसिंग थी वो थी $0.28 पर वॉट से लेके $0.3 पर वॉट। जो Q1 FY25 में जो ईयर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसका लास्ट क्वार्टर अभी बचा हुआ है, तो Q1 FY25 में वो थोड़ी कम हुई, 0.24 वॉट पे आ गई। Q2 FY25 में भी वो 0.24 वॉट पे थी, और Q3 FY25 में 0.27 वॉट टू 0.30 वॉट पे इनकी प्राइसिंग आ गई। तो वापस से थोड़ा ठीक हो गई है इनकी प्राइसिंग, और इसीलिए आप देखेंगे Q3 में इनके जो मार्जिन है वो थोड़ा अच्छे भी थे, ठीक है। इसमें लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि यूएस की प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में अभी नहीं आया हूँ। 0.27 टू 0.30 पर वॉट अगर ये Q3 FY25 की प्राइसिंग थी, तो इसमें IRA का जो क्रेडिट मिलता था वो मिलता था 0.07 पर वॉट का। तो एक तरीके से PLI हो गई वो यूएसए की। तो अब अनसर्टेनिटी है, बिकॉज ट्रम्प आए, IRA एक्ट जो है वो किस हिसाब से आएगा, बिकॉज बहुत उसकी बुराई करी थी ट्रम्प ने। तो जाएगा, रहेगा, क्या मॉडिफिकेशन होंगे, टैक्स क्रेडिट बंद किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो 0.07 पर वॉट का मैंने बताया आपको क्रेडिट मिलता था। तो कंपनी का ये कहना है कि हमारे जो प्लान्स हैं, हमारी जो फैक्ट्री है, हमारा जो प्लांट है, दैट इज़ सेल्फ सस्टेनेबल। अगर IRA से कोई बेनिफिट ना भी मिले तो भी वी विल बी एबल टू सेल्फ सर्वाइव, और मिले तो वो तो चेरी ऑन टॉप हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको ये भी बतानी थी। और इंडिया के मैं रेट्स की बात करूं तो FY24 में 0.21 पर वॉट थे, जो यूएसए में 0.28 टू 0.30 हुआ करते थे। फिर Q1 में वो हो गए यूएसए में 0.24 पर वॉट डॉलर्स, और इंडिया में 0.17। फिर अभी इंडिया में 0.17 चल रहा है, और अगर आप बाहर देखेंगे यूएसए में तो 0.25, 0.26, 0.27 इस रेंज में चल रहा है। तो ऑब्वियसली यूएसए में प्राइसिंग अच्छी मिलती है। और ऑर्डर बुक जो इनकी है वो 56% यूएसए की है। ऑर्डर बुक भी एक बार देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी आपको थोड़ी चीज़ें पता चलेंगी। बट मैं ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट लेना भूल गया हूँ एज ऑलवेज। ऑर्डर बुक में आपको, हाँ, ऑर्डर बुक इनकी है 26.5 गीगावाट की। मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। 26.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। अगर इसको मैं ट्रांसलेट करूँ रेवेन्यू पोटेंशियल में, तो 50,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है। और इसमें से 56% जो ऑर्डर बुक है वो है यूएसए की, और 44 जो बचा बेसिकली वो है इंडिया की। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी आई डोंट थिंक कुछ बचा है, बची तो बहुत चीज़ें हैं, बट अब मैं भी थक गया हूँ, मैंने कुछ सुबह से खाया नहीं है। और आई डोंट नो वीडियो कितना लंबा हो गया होगा ऑलरेडी, बट ठीक है। कोई भी डाउट हो, सब चीज़ मैंने क्लियर करी है मेरे हिसाब से। कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।